प्यारे दोस्तों, एनजेपी इंडिया के मंच से मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य। आज बात करते हैं कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने की, माफ़ करना, छीनने की। राहुल गांधी पर आगे बात करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, कृपया मेरे YouTube चैनल एनजेपी इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका यह सहयोग मेरी शक्ति बनेगा। अब राहुल की बात। मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में लोकसभा से राहुल गांधी को बेदखल करने का राजनीतिक और कानूनी परिणाम क्या निकलेगा, मगर हकीकत में जितनी तेज़ी से सदस्यता गई है उससे सवाल उठना तो स्वाभाविक है। यह संभव है कि कानून के सम्मान के लिए सूरत की अदालत के फैसले पर सीधे तौर पर सवाल कम उठे, मगर घुमा फिरा कर लोग जैसी बातें कर रहे हैं उससे भाजपा पर उंगलियां नहीं बल्कि पूरा पंजा उठ रहा है। दबी जुबान से कई भाजपाई मित्र ही यह मान रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। संवैधानिक व्यवस्था में हर किसी को यह कहना ही पड़ता है कि वह माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर ये निर्विवाद सत्य है कि निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत हजारों बार पलटती भी रही है। अदालतों के फैसलों पर अंगुली उठाना और असहमति व्यक्त करना अलग अलग बात है। सूरत की अदालत के फैसले से असहमति रखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। किसी भी निचली अदालत के किसी फैसले का मतलब यह नहीं होता कि वही अंतिम सत्य है, मगर सुप्रीम कोर्ट के मामले में यही कहना पड़ता है कि यही अंतिम सत्य है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। यह जरूरी नहीं कि आप उस फैसले से सहमत हो, मगर आपके सामने दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के मामले में यह कहा जा रहा है कि जल्दबाजी दिखाई गई, लोकसभा सचिवालय कुछ इंतजार कर सकता था। मुझे नहीं पता कि इसका बाध्यकारी कानूनी पक्ष क्या है। यह भी संभव है कि कांग्रेसी नेता ने कानूनी मदद लेने में देरी की हो। यह भी संभव है कि राहुल को सपने में भी इस बात का एहसास नहीं हो कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, मगर बात पहुँच गई। एक झटके में राहुल गांधी अचानक पूर्व सांसद हो गए। हालांकि राहुल के सामने अभी कई कानूनी रास्ते बचे हुए हैं, लेकिन इस प्रकरण में अहम बात अब कानून से अधिक राजनीतिक है। अगर स्वस्थ लोकतंत्र की बात करनी हो तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करवाने के लिए भाजपा को कानून में बदलाव की हद तक भी जाना चाहिए, मगर यहाँ तो भाजपा इस मुद्दे को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अपमान से जोड़ रही है। भूपेंद्र यादव जैसे ओबीसी के नेताओं को आगे किया जा रहा है, लेकिन प्रबुद्ध लोगों की नज़र में ऐसा नहीं है। लोग यह कह रहे हैं कि भाजपा की पूरी फौज जिस तरह इस मामले को ओबीसी अपमान से जोड़ रही है, वह तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की बजाय मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की संकीर्ण राजनीति है। राजनीतिक मूल्यों में इस तरह की संकीर्णता या कहें कि इस तरह की गिरावट लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरी नज़र में भी यह मुद्दा ओबीसी के अपमान का नहीं है। इस विवाद का संदर्भ ही नीरव व ललित मोदी से है। यहाँ जाति की बात आ कहाँ से गई? इस पूरे विवाद के बीच मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि भाषा के गिरते स्तर को लेकर न मैं मोदी की पैरवी कर रहा हूं, न राहुल गांधी की। वैसे हम जैसे लोगों के पैरवी करने या न करने का किसी पर फर्क भी नहीं पड़ता, मगर मैं इस उम्मीद में अपनी बात कह रहा हूं ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। भाषा के गिरते स्तर की बात करता हूं तो मुझे हरियाणा विधानसभा से लेकर दिल्ली एमसीडी की बैठकों में लोकतंत्र के प्रहरियों का लठतंत्र नजर आता है। मेरी दृष्टि में ये तमाम घटनाएं लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ही हैं। भाषा की मर्यादा खत्म होने का मतलब लोकतंत्र के लिए खतरा है, मगर आम प्रचलित बातों अथवा भाषण के दौरान कही गई सामान्य बातों को असामान्य बनाने के प्रयास भी शुभ संकेत नहीं है। पता नहीं कितने वर्षों से सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पर राहुल गांधी को पप्पू सहित कितने ही अपमानजनक शब्दों से नवाजा जा रहा है। कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों की ओर से पहले इस तरह के शब्दों पर पलटवार कम आते थे, मगर कुछ वर्षों से पलटवार भी होने लगे हैं। निशाने पर नरेंद्र मोदी भी हैं और अमित शाह भी हैं। इस सिलसिले को पक्ष विपक्ष दोनों को ही बंद करना होगा और तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी होगी। अगर हम एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना करें तो मेरे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। खैर, अब मूल विषय पर लौटते हैं। लोकसभा की सदस्यता से वंचित होने के बाद जिन्होंने राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और सुना है, उन्होंने एक बात अवश्य देखी होगी कि राहुल झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। वह अदानी से संबंधित सवाल पूछना भी बंद नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कह दिया कि संसद की सदस्यता का जाना या फिर बहाल होना उनके लिए मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा केवल लोकतंत्र और मोदी सरकार की तानाशाही है। राहुल ने कल ही कह दिया था कि वह हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कल
आजकल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में यह कहा है कि अदानी की जो सेल कंपनियां हैं उनमें किसी ने 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। उनका सवाल यह है कि यह पैसे किसके हैं। मैं नहीं जानता कि इनके उत्तर क्या होंगे। यह भी संभव है कि राहुल के आरोप अनर्गल हों, मगर विपक्ष के नेता के सवालों का जवाब संजीदगी से देने की बजाय मुद्दे को ओबीसी से जोड़ना अच्छी बात नहीं है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पता लगता है कि जो बातें राहुल गांधी ने कही थी वही भाजपा में आने से पहले खुशबू सुंदर जैसी भाजपा नेता भी बोल चुकी थी। कितने ही कांग्रेसी चेहरे मोदी और अमित शाह की नज़र में तब तक भ्रष्टाचारी थे जब तक वह भाजपाई नहीं बने। आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है। अपनी पार्टी की गलती की हाँ भरने की बजाय अथवा अपनी गलती को सुधारने की बजाय यह साबित करने में ऊर्जा खर्च की जा रही है कि उन्होंने या उस दल ने भी सत्ता में रहते हुए ऐसा ही किया था। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस के समय भी तानाशाही हुई थी, दल बदल के सहारे अपनी सरकारें बनाई गई थी। आयाराम गयाराम की राजनीति के कारण हरियाणा भी बदनाम हुआ था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तब ऐसा हुआ था तो हम भी ऐसा करेंगे। बीते माह 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के एक एक करके कई उदाहरण दिए थे। इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जाता है। मोदी के आरोप बेदम नहीं हैं, उनकी बातों में दम है, मगर इंदिरा गांधी के समय की गई तानाशाही का जवाब मोदी का खुद तानाशाह बनना तो नहीं हो सकता ना। भाजपा के किसी पूर्व अध्यक्ष के समय हुई गलती को लेकर जेपी नड्डा पर सवाल उठाना सही है क्या? ऐसा नहीं है कि ईडी सीबीआई का पूर्व में दुरुपयोग नहीं हुआ हो, मगर चोरी का बदला चोरी और हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। खुद ही लोग बदला लेने निकल लिए तो कानून के राज और अदालतों के अस्तित्व का क्या महत्व रह जाएगा। वैसे किसी सांसद की सदस्यता रद्द होने का राहुल गांधी का मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी 5 या 6 बार संसद की सदस्यता छीनी जा चुकी है। लगभग 45 साल पहले इंदिरा गांधी की सदस्यता भी छीनी गई थी, मगर पूरे देश से इंदिरा के पक्ष में उठी आवाज़ ने तत्कालीन जनता पार्टी सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था। वर्ष 1975 का आपातकाल व जबरन नसबंदी जैसे कई उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं जिनसे कांग्रेस को आज भी असहज होना पड़ता है, मगर भाजपा के खिलाफ भी जोड़ तोड़ से गैर भाजपाई राज्य सरकारों को तोड़कर अपनी सरकारें बनाने के शर्मसार करने वाले कई मामले दर्ज होते जाना क्या साबित कर रहा है? न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। भ्रष्टाचार पर चोट के लिए सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का सक्रिय होना जरूरी है, मगर इसकी मार केवल विपक्ष के नेताओं पर पड़ती दिखे तो ये बदले की कार्रवाई ही माना जाएगा। लोकतंत्र में बाल की खाल खींचने से बचा जाना चाहिए। ये सच है कि लोकतंत्र में जातिवाद व वंशवाद के सहारे फल फूल रहे दलों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, मगर इसके लिए ईडी, इनकम टैक्स व सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना चाहिए। जब पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के नफरत फैलाने वाले भाषण को चुनाव प्रचार के दौरान मुस्कान के साथ की गई टिप्पणी मान लिया हो, तब राहुल की मोदी सरनेम से जुड़ी बातों को अगर राजनीतिक भाषण के नज़रिए से देखा जा रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़े प्रकरण के बाद अब देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव यह आया है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सहित अधिकांश नेता भी राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। भाजपा की इस समय सबसे बड़ी ताकत बिखरा हुआ विपक्ष है। अगर भाजपा सरकार के कारण विपक्षी एकता को बल मिला तो यह बल देर सवेर मौजूदा सत्ता की राह में कांटे बिछा सकता है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।